सो वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में मैं उन सारे क्वेश्चंस का आंसर देने जा रहा हूँ जो मैंने आप लोगों से क्लास में पूछा था हाफ ईयरली के टेस्ट में। इस वीडियो में पर्टिकुलरली एमसीक्यूज के आंसर्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा डिटेल में रहेगा। कुछ फॉर्मूलाज अगर याद करवाना होगा, बताना होगा तो फॉर्मूलाज बताऊँगा, उन फॉर्मूला को यूज़ कैसे करना है वो बताऊँगा, ठीक है। और आई थिंक इस वीडियो को देखने के बाद आपका डाउट जो भी है सब क्लियर हो जाएगा। ओके, सो लेट्स बिगिन। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है। अ डीलर इन आगरा सोल्ड एन एलईडी टू ए कंज्यूमर इन आगरा फॉर 18,750। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो एलईडी का कॉस्ट प्राइस है वो 18,750 है और उसके ऊपर एसजीएसटी दिया जा रहा है 2250। ओके, और हमसे पूछ क्या रहा है, जीएसटी करेक्ट। एसजीएसटी का वैल्यू दिया है पर पूछ रहा है जीएसटी करेक्ट। तो यहाँ पर बस इस बात का ध्यान देना है कि जो हमारा जीएसटी है वो एसजीएसटी का डबल है। हम लोग पढ़े हैं कि एसजीएसटी और सीजीएसटी जीएसटी के हाफ परसेंट होते हैं। मतलब अगर जीएसटी 18% है तो एसजीएसटी 9% है और सीजीएसटी भी 9% है। तो एसजीएसटी जितना होगा जीएसटी उसका डबल होगा। तो हमें यहाँ पे जीएसटी का वैल्यू मिल जाएगा 2 times 2250 एंड दैट इज 4500। सो दिस इज जीएसटी। लेकिन हमसे मांग क्या रहा है, रेट ऑफ जीएसटी, मतलब जीएसटी परसेंट। ओके, सो जीएसटी परसेंट कैसे निकालोगे, जैसे आप प्रॉफिट परसेंट निकालते हो, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100%, उसी तरीके से जीएसटी परसेंट होगा। कितना जीएसटी आप पे कर रहे हो, कितने प्राइस के ऊपर आप ये जीएसटी पे कर रहे हो इंटू 100%। आप जीएसटी कितना पे कर रहे हो, 4500। कितने प्राइस के ऊपर पे कर रहे हो, 18,750 इंटू 100%। अब बस कैंसिलेशन की बात है। ओके, आप लोग देख पा रहे हो दीज आर डिविजिबल बाई 3, 5 whatever। सो अब बिगिन करते हैं 3 से। 3 6 18, 3 2 6, 3 5 15, 0 एंड 3 15 45। सो 45 और 1500। ओके, नाउ अगेन क्या हम इन दोनों को 3 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं, ये 3 से डिविजिबल नहीं है तो 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 1 5, तो ये 125 0 एंड दिस इज 5 300। तो यहाँ से आप एक जीरो को कैंसिल कर सकते हो एंड अगेन ये 5 से और भी डिविजिबल है। सो 5 2 10, 5 5 25 एंड 5 6 30। अगेन इस 2500 को मैं 25 से डिवाइड कर सकता हूँ एंड दैट इज 4। सो 6 4 24%। ठीक है, दैट मीन्स the GST percent or the rate of GST is 24%. I hope ये clear है. Now moving to next question. If a person deposits rupees 240 per month for 1/4 years in his recurring deposit account at 6.8% annum. ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है ये, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन से, ये हमारे मंथली डिपॉजिट से कितने दिनों के लिए मंथली डिपॉजिट करिए, कितने साल के लिए वो दे रखा है, कितने परसेंट पे हम डिपॉजिट कर रहे हैं वो भी दे रखा है। हमसे पूछ क्या रहा है, द प्रिंसिपल ऑन विच वी विल गेट द इंटरेस्ट, किस प्रिंसिपल के ऊपर हमको इंटरेस्ट मिलने वाला है। ठीक है, अब क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि जिस प्रिंसिपल के ऊपर हमको बैंक इंटरेस्ट देता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट प्रिंसिपल। इक्विवेलेंट प्रिंसिपल की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम हर महीना पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं। तो पहले मंथ में मान लेते हैं, पहले मंथ में 100 रुपये डिपॉजिट किया, सेकेंड मंथ में 100 रुपये डिपॉजिट किया, तो सेकेंड मंथ के बाद जो इंटरेस्ट मिलेगा कैसे मिलेगा, पहले मंथ वाले डिपॉजिट के ऊपर 2 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा और सेकेंड मंथ के डिपॉजिट के ऊपर 1 महीना का ही इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये कुछ कंफ्यूजिंग ना हो जाए इसलिए उन्होंने क्या किया, इक्विवेलेंट प्रिंसिपल निकाला। और इक्विवेलेंट प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या है, P इंटू n प्लस 1/2, जहाँ पर n क्या है, n इज नंबर ऑफ मंथ्स, कितने मंथ हमने डिपॉजिट किए और कितने मंथ के ऊपर
कितने मंथ के डिपॉजिट के ऊपर हमको इंटरेस्ट मिल रहा है। ओके, सो दिस इज एन, दैट इज नंबर ऑफ मंथ। तो इक्विवेलेंट प्रिंसिपल का फॉर्मूला हो गया P इंटू n प्लस 1/2। ओके, व्हाट इज P? ये हमारा मंथली डिपॉजिट है, ठीक है, कितना मंथली हम डिपॉजिट कर रहे हैं, दैट इज P, मंथली डिपॉजिट्स। तो यहाँ पर P का वैल्यू है ₹240 एंड व्हाट इज n? अब यहाँ पर बोल रखा है 2 1/4 ईयर। ओके, 2 1/4 है, 2 ईयर मतलब 24, 1/4 मतलब 1/4 ऑफ 12, दैट इज 3, so it is 27 months। okay, so 27 into 28 upon 2, so this is 14, तो रह गया ₹240 इंटू 27 इंटू 40। अभी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद आप देखोगे इसका जो आंसर है दैट इज 90270। ओके, लेट मी वेरीफाई इट। 240 इंटू 27 इंटू 14 एंड 9070, सॉरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। द आंसर मस्ट बी 9070। ओके, तो ये बस बेसिक कॉन्सेप्ट था। हमको पूछा है किस प्रिंसिपल के ऊपर हमको इंटरेस्ट मिलेगा। जिस प्रिंसिपल के ऊपर हमको इंटरेस्ट मिलता है उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट प्रिंसिपल। बस ये कैलकुलेट करना था, ये बस कंफ्यूजन के लिए आपको इतना परसेंट एनम पर एनम दे दिया। ओके ओके, सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर बोला इफ 4x² minus 1 is a factor of this polynomial then p minus 2q is। अब यहाँ पर देखो, हमने जो भी पढ़ा है लीनियर के बारे में पढ़ा है, लाइक ax प्लस बी के बारे में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया, ये है क्वाड्रेटिक। तो क्या हो गया, अगर क्वाड्रेटिक है क्या हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। दिस इज 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों इस पूरे पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हो गए। 2x माइनस 1 भी इसका फैक्टर है, 2x प्लस 1 भी इसका फैक्टर है। ओके, दैट मीन्स यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू या तो हाफ होना चाहिए या x का वैल्यू माइनस हाफ होना चाहिए, ठीक है। अब फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि अगर 2x माइनस 1, अच्छा चलो एक बार कल कर लेते हैं फैक्टर थ्योरम को। फैक्टर थ्योरम कहता क्या है? फैक्टर थ्योरम कहता है कि अगर ax प्लस b is a factor of f of x then f of minus b upon a must be 0। ये होना ही चाहिए। अगर ax प्लस बी एफ एक्स का फैक्टर है तो ये होना ही चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो मतलब आपने कुछ कैलकुलेशन में गलती किया। तो अगर ये पूरा इसका फैक्टर है तो मतलब इसके जो फैक्टर्स है वो भी इसके फैक्टर्स है, मतलब 2x माइनस 1 भी इस एफ एक्स का फैक्टर है और 2x प्लस 1 भी इस एफ एक्स का फैक्टर है। तो हमें करना क्या है, हमें एफ ऑफ हाफ और एफ ऑफ माइनस हाफ इनको जीरो करना है। अब लेकिन यहाँ बस थोड़ा आइडिया लगाना है कि क्या हमें दोनों का वैल्यू निकलना है, क्योंकि एमसीक्यू है, एमसीक्यू में ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए आपको। तो यहाँ सोचो हमें इधर क्या चाहिए, क्यू को नेगेटिव बनाना है। अब क्यू नेगेटिव कैसे बनेगा, यहाँ पर देख रहे हो आप ई माइनस टू क्यू, ये मांग रहा है ना ई माइनस टू क्यू, तो क्यू का जो कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव है और यहाँ पर क्यू का कोएफिशिएंट एक्स है। तो एक्स नेगेटिव कब होगा, जब हम ये वाला वैल्यू को चूज करेंगे, दैट इज एफ ऑफ माइनस हाफ। जब हम इवेलुएट करेंगे तभी हमको ये डिसाइड वैल्यू मिलेगा। हमें ये वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं, इट इज जस्ट एन ऑब्जर्वेंस, ठीक है। तो 12 इंटू माइनस 1/2 का क्यूब प्लस p इंटू माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस q इंटू
-1/2 -1, दिस मस्ट बी 0, ठीक है। एंड दिस इम्प्लाइज 12 into -1/8 प्लस p into 1/4 minus q/2 -1 equals to 0. So LCM तो 4 आएगा, तो लेट डिवाइड बाई 2, 2 4 जा 2 6 जा, so this is -6/4. okay, so p/4 minus q/2 minus 6/4 minus 1 must be 0. Let's take the LCM. LCM is obviously 4, so p and here -2q minus 6 minus 4 must be 0. अब यहाँ से हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि p minus 2q minus 10 0 होना चाहिए, बिकॉज डिनोमिनेटर को उधर भेजेंगे तो 0 into 4 0, ठीक है। दैट मीन्स p minus 2q का जो वैल्यू है वो 10 है, क्लियर है, ठीक है। अच्छा वीडियो स्किल में एक बार रिकॉल करता हूँ, फैक्टर थ्योरम हमें यूज करना है क्योंकि उसने बोल रखा है कि इसका फैक्टर है। अब फैक्टर थ्योरम कहता क्या है कि इफ ax प्लस b fx का फैक्टर है तो f ऑफ b माइनस a मस्ट बी 0। अब दिक्कत ये है कि ये क्वाड्रेटिक है लेकिन फैक्टराइजेबल है। हमें बस इतना समझना है कि अगर ये फैक्टराइजेबल है तो इसके जो फैक्टर्स होंगे वो इसके भी फैक्टर्स होंगे। इसके दो फैक्टर्स है, दैट इज 2x - 1 and 2x + 1। आप लोग a² - b² का फॉर्मूला यूज करके इसको फैक्टराइज कर सकते हो। अब बस ये सोचना है कि इन दोनों में से कौन से फैक्टर को यूज किया जाए तो कि आंसर जल्दी मिल जाए। ये ऑब्जर्वेंस की बात है, q का कोफिशिएंट नेगेटिव है, यहाँ पर q का जो कोफिशिएंट -2 है और यहाँ पर x है। अगर ये माइनस होता तो मैं हाफ लेने की कोशिश करता, ठीक है, क्योंकि वो पहले से ही नेगेटिव है। लेकिन fx में ये वाला जो टर्म है वो पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर हमें q का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव मांग रखा है, इसलिए हमने सोचा कि f ऑफ -हाफ निकालना बेटर रहेगा, टाइम सेविंग रहेगा। तो बस उसको प्रोसीड किया, दैट मीन्स f ऑफ -हाफ मस्ट बी 0। इसको इवेलुएट किया और हमें p - 2q का जो वैल्यू है 10 मिला। सो दिस इज द आंसर। आई होप इट इज क्लियर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब यहाँ पर ध्यान देना, ये इनइक्वालिटी का चैप्टर है, इनइक्वालिटी के चैप्टर से ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। इफ 2x - 4 इज लेस देन 1/4 एंड x बिलोंग्स टू दिस, तो यहाँ पर इसको हमारे जो x है उसका वैल्यूज क्या है 0 1 2 3, मतलब ये जो है हमारे रिप्लेसमेंट, हमारा रिप्लेसमेंट सेट है। मतलब हम यहाँ से x के वैल्यूज को चूज करके अपने इन इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इनमें से कौन सा वैल्यू हमारे इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। वो बात की बात है, पहले तो हमें इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। दैट इज 2x - 3/4 इज लेस देन हाफ दिया है, ओके। आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, आप चाहो तो 4 को उधर भेज लो, बिकॉज ये सारे टर्म्स पॉजिटिव है तो हमारे इन इक्वेशन में कोई फर्क नहीं आएगा। मैंने इस 4 को उधर भेजा या दोनों साइड 4 मल्टीप्लाई किया, और क्योंकि मैंने पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई किया है तो साइन में कोई चेंजेस नहीं आने वाले। तो दैट मीन्स 2x - 3 विल बी लेस देन 2 एंड दैट मीन्स 2x विल बी लेस देन 5। -3 उधर गया, +3 हो गया, या फिर आप ऐसा समझो कि दोनों साइड हमने +3 किया है, तो एक साइड -3 +3 कैंसिल और दूसरे साइड 2 + 3 5। और क्योंकि हमने पॉजिटिव नंबर ऐड किया है तो इन इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। एंड दिस मीन्स x इज लेस देन 5/2। दोनों साइड हमने 2 डिवाइड किया, 2 पॉजिटिव नंबर है और पॉजिटिव नंबर डिवाइड करने से इन इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब यहाँ ध्यान दो, ये जो है x इज लेस देन 2.5, 5/2 मतलब 2.5, लेकिन x का जो रिप्लेसमेंट सेट है दैट इज 0, मतलब हमें जो वैल्यूज लेना है x को वो यहीं से लेना है। हमें मांगा क्या है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, मतलब x का मैक्सिमम वैल्यू। अब यहाँ पर देखा जाए तो x क्या क्या हो सकता है, x 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 2.5 से ज़्यादा नहीं, मतलब 3 हो ही नहीं सकते। तो x के जो वैल्यूज है
क्या क्या हो सकते हैं, 0, 1, 2, और हमें मांगा है मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स दिस इज 2। ठीक है, दैट मीन्स 2 इज द आंसर। कई बच्चे इसको बिना पढ़े 5/2 पे टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, पर यहाँ पर ध्यान दो, ये मैक्सिमम वैल्यू पूछा। उस तरीके से आपको मिनिमम वैल्यू भी पूछ सकता है। अगर पूछा होता कि मिनिमम वैल्यू क्या है एक्स का, तो हमें हमेशा रिप्लेसमेंट सेट को देखना होता है। भले ही ये बोल रहे हैं कि एक्स इज लेस देन 2.5, मतलब कुछ भी 2.5 तो कुछ भी हो सकता है, तो माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है, लेकिन रिप्लेसमेंट सेट बोलता है कि एक्स जो है 0, 1, 2, 3 वगैरह है। तो इस रिप्लेसमेंट सेट में एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, एंड फॉलोइंग दिस इन इक्वेशन। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें, x 2.5 से छोटा है और x के वैल्यू ये पॉसिबल वैल्यूज है, तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करके सोचे तो मिनिमम x का जो वैल्यू है दैट शुड बी 0। ठीक है, तो अगर मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो 0 मस्ट बी द आंसर, एंड अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो 2 मस्ट बी द आंसर। आई होप इट इज क्लियर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now see if x, 4, 16 and y are in continued proportion. अब continued proportion का definition क्या है कि अगर a, b, c, d are in continued proportion, ठीक है, are a, b, c, d are in continued proportion, then हम क्या बोल सकते हैं, that a by b is equal to b upon c is equal to c upon d and so on. अब यहाँ पर ABCD था तो इतना ही रिलेशन बन सकता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर ये चारों कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो x/4 मस्ट बी इक्वल टू 4/16 इक्वल्स टू y। तो कर रहा हूँ क्या, x/4 4/16 16/9, सॉरी इट शुड बी 16/1। अब यहाँ से अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूँ या यूज करूँ तो 4x/4 इक्वल्स टू 4/16, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 16/16 एंड दैट इज x इक्वल्स टू 1। और अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूँ तो 4/16 equals to 16/y, that means y equals to 16 into 16 upon 4, 4 the 16, so y is 64। तो x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 64 है, हमें किसका वैल्यू निकालना है, हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो 2 इंटू 1 माइनस 64/32, ये 2 हो गया, 2 माइनस 2 एंड दैट इज 0। ओके, 2x माइनस y/32, मतलब 2 इंटू 1 माइनस 64/32, 2 इंटू 1 2 माइनस 2 दैट इज 0, सो द आंसर इज 0। तो ये बस कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत यूज करना था, एंड दैट्स ऑल। एमसीक्यू डिपेंड करता है आप कितना फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो और कितने ट्रिक्स आपको पता है, क्योंकि एमसीक्यू कॉन्सेप्ट के ऊपर होते हैं, शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर होते हैं, वो लेंदी क्वेश्चन नहीं बनते हैं, उसके लेंदी सॉल्यूशंस नहीं बनते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी उनको सॉल्व करते हैं। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख सकते हो एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के बराबर है। हमको पता है अगर ए और बी दो मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, उनके ऑर्डर भी इक्वल होने चाहिए, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। ऑर्डर इक्वल है, दिख रहा है 2/2 ये है और ये भी 2/2 है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। दैट मीन्स ये जो फर्स्ट टर्म है x² माइनस 2x, दिस मस्ट बी इक्वल टू 3, -1 मस्ट बी इक्वल टू -1, -2 मस्ट बी इक्वल टू -2 एंड 3 मस्ट बी इक्वल टू 3। तो ये है, मतलब हमें बस इसको सॉल्व करना है एंड देन x का वैल्यू निकालना है। ये देखने में तो क्वाड्रेटिक ही है, तो या तो आप फैक्टराइज कर लो, या आपको अगर फॉर्मूला याद है श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। ये फैक्टराइजेबल है, दैट इज -3x प्लस x माइनस 3, तो x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3, दैट मीन्स x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1
तो ये आ गया एक्स का वैल्यू 3 और ये आ गया एक्स का वैल्यू -1। ठीक है, दैट मीन्स दिस इज द आंसर 3, -1। तो यहाँ पर बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करना था कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, दैट्स ऑल। फिर तो सॉल्विंग का बात है, ये तो आप लोग सीखते आ रहे हो। नाउ द सम ऑफ द प्रोग्रेशन, अब यहाँ पर देखो ये एक प्रोग्रेशन बोला है, ना ही जीपी बोला है ना ही एपी बोला है, मतलब ये आपको खुद वेरीफाई करना है कि जीपी है या एपी है। अब देखो एक बात, ये फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में अगर एपी दे देगा तो दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन के जो डिफरेंस निकालने में बहुत समय चला जाता है। तो जब भी फ्रैक्शन रिलेटेड प्रोग्रेशन आते हैं तो आप जीपी के बारे में सोचो पहले। अब जीपी क्या है, हम A1 A2 A3 को जीपी कब बोलेंगे, अगर अगर इफ दीज आर इन जीपी, if A2 by A1 equals to A3 by A2 एंड सो, मतलब ये जो रेशियो है सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म का जो रेशियो है दैट मस्ट बी इक्वल टू थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म, एंड देन अगेन दिस रेशियो मस्ट बी इक्वल टू, इसको आर के बराबर कर लेते हैं, दिस रेशियो मस्ट बी इक्वल टू फोर्थ टर्म बाय थर्ड टर्म एंड सो ऑन। तो यहाँ पर देख लो, वेरीफाई कर लो, क्या 1/9/1/3 कितना आ रहा है, ऑब्वियसली इट इज 1/3। ठीक है, अगेन 1/27 अपन 1/9, ये भी 1/3 आ रहा है। मतलब ये दिख रहा है कि सारे जो कॉमन रेशियो है सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म का जो कॉमन रेशियो है, प्रीवियस टर्म बाई प्रेजेंट टर्म का जो रेशियो है दैट इज 1/3, दैट मीन्स दिस इज जीपी। अब जीपी का सम क्या है, सम ऑफ जीपी, अगर हमारा पहला टर्म ए है और दूसरा टर्म ए आर है, तीसरा टर्म ए आर स्क्वायर है, दैट मीन्स कॉमन रेशियो आर है और पहला टर्म ए है, तो जीपी का सम क्या हो जाता है, इट इज ए टाइम्स 1 minus r to the power n by 1 minus r, अगर r 1 से छोटा है, या a टाइम्स r to the power r to the power n minus 1 upon r minus 1, अगर r 1 से बड़ा है। तो क्लियरली यहाँ दिख रहा है कि ये जो r है 1/3 that is lesser than 1, less than 1, that means we can use this formula। अब यहाँ पर a क्या है, sum equals to a मतलब 1/3 फर्स्ट टर्म, 1 माइनस कॉमन रेशियो भी 1/3 है तो 1/3 to the power n whole up by 1 minus 1/3, so this is 1/3, 1 minus 1 to the power n upon 1 minus 1/3 that is 2/3। अब देखो ये जो है इन दोनों को हम कैंसिल करके हाफ लिख सकते हैं, सो हाफ into 1 minus 1/3 to the power n, so this is the answer, हाफ इंटू हाफ फर्स्ट वाला। ठीक है, मतलब आपको पहले पहचानना था कि जीपी है या एपी है, और अगर आपने पहचान लिया सम का फॉर्मूला लगाना था, दैट्स ऑल। अब देखो अगर फ्रैक्शन में रहता है तो मोस्टली जीपी ही रहता है, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन के जो डिफरेंस है उनको निकालने में काफ़ी डिफिकल्टीज होती है, काफ़ी लेंथी होती है, तो वैसा क्वेश्चन नहीं दिया जाता है एमसीक्यू में स्पेशली। ओके, तो फ्रैक्शन आएगा तो वी प्रोसीड फर्स्ट फॉर जीपी। ठीक है, ओके, नाउ टू वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर दिस एंड दिस एंड द सेंट्रोइड इज दिस। ये तो पता ही आप लोगों को कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है और वर्टेक्स जो है x1 y1 पहला वर्टेक्स है, एंड दूसरा है x2 y2 और तीसरा x3 y3, तो जो सेंट्रोइड है g, सेंट्रोइड जो है g, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो ये ज़्यादा कुछ नहीं है, मान लेते हैं कि जो थर्ड वर्टेक्स है वो लेट द थर्ड वर्टेक्स भी x, y। ठीक है, तो मतलब 3 प्लस -2 प्लस x/3 का वैल्यू आपका आएगा 5/3, तो 3 3 को कैंसिल एंड 3 - 2 1,
1 प्लस एक्स इज 5, सो एक्स इज 4। अब देखो यहाँ पर दो एक्स के वैल्यू सेम है, तो फिर इसलिए हमें वाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा। आप चाहो तो पहले वाई का वैल्यू भी निकाल सकते हो, ठीक है। आप देख रहे हो कि वाई का वैल्यू डिफरेंट है, तो आइडिया रहेगा कि वाई का वैल्यू निकाल ले, क्यों बेकार में एक्स का वैल्यू निकाले। 2 प्लस 1 प्लस वाई अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस 1/3, 3 got कैंसल, 3 प्लस वाई इक्वल्स टू -4, सो सॉरी -1, 3 plus y equals to -1, so y equals to -4, so the answer must be this one, ठीक है। थैंक यू for okay, so now moving to next question. If two lines these and these are perpendicular to each other, मतलब find the value of x। अभी देखो, या तो आप दोनों का स्लोप निकाल लो। परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में क्या कॉन्सेप्ट पता है हमको कि m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 है, ठीक है। अब या तो आप इनका स्लोप निकालो, फिर दोनों का प्रोडक्ट निकाल के -1 करो और वहां से आप a का वैल्यू निकालो, या फिर याद करो मैंने बोला है कि अगर मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास दो इक्वेशंस हो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो ये दो लाइन पैरेलल कब होंगे? जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। और ये परपेंडिकुलर कब होंगे? जब a1a2 प्लस b1b2 0 हो जाए। तो ये जो कंडीशन है, ये पैरेलल का कंडीशन है, दैट इज दिस इज पैरेलल। अगर ऐसा हो रहा है तो ये पैरेलल है, और अगर ऐसा हो रहा है तो ये परपेंडिकुलर, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर a कौन है? 2 है, और यहाँ पर a कौन है? a। यहाँ पर b कौन है? 3, और यहाँ पर b कौन है? 2। दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, 2a प्लस 6 इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू -3। कितना सिंपल है ये, मतलब अगर आप स्लोप निकालते हो तो काफी लेंदी हो जाता है ना यहाँ से। चलो एक बार उसी मेथड से भी कर लेते हैं स्लोप निकाल के, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इसका स्लोप निकालते हो, आप क्या करते हैं? 3y इक्वल्स टू 5 माइनस 2x, तो यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा 5/3 माइनस 2/3, तो इसका स्लोप है -2/3। ओके, अगेन इसका क्या आएगा? 2y इक्वल्स टू -6 माइनस ax, मतलब y इक्वल्स टू -6/2 माइनस a/2 इंटू एक्स। अब इसका स्लोप है -a/2 और इसका स्लोप है -2/3, तो -2/3 इंटू -a/2 मस्ट बी इक्वल टू -1। यहाँ से -1 कैंसिल, 2 कैंसिल, a का वैल्यू -। अब देखो यहाँ पर दिक्कत क्या हो रहा है, आपको इसको y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ रहा है टू फाइंड द स्लोप। इतना ना करके अगर हम ये डायरेक्ट कर लें, अगर ये वाला कॉन्सेप्ट हम डायरेक्ट यूज कर ले कि अगर हमारे पास इस दो टाइप के लाइंस हो और हमें ढूंढना हो कि ये परपेंडिकुलर है या पर पैरेलल है, तो जस्ट वी कैन फॉलो दिस टू फॉर्मूलास, काम खत्म। वाई गुड एम एक्स प्लस सी के टर्म्स में लिखने की जरूरत ही नहीं है, मतलब समय बर्बाद करने की यहाँ पर जरूरत ही नहीं है, जस्ट फॉलो दिस रूल्स, दैट्स ऑल। ओके, थैंक यू। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर ACD इज इक्वल टू BCD। अच्छा, ये फिगर देखिए आप ट्राइंगल का, यहाँ पर ACD मतलब ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल के बराबर है, मतलब CD के हो गया, CD हो गया ACD का एंगल बाइसेक्टर। और आपको याद हो कि अगर एक ट्राइंगल में हमारे पास कोई एक एंगल का बाइसेक्टर प्रेजेंट होता है, इस केस में हम क्या बोलते हैं कि AC/AD मतलब दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट इक्वल्स टू BC/BD। मतलब ये जो बाइसेक्टर है उसके इस साइड वाले का साइड का रेशियो विल बी इक्वल टू उस साइड वाले का साइड का रेशियो। बाइसेक्टर कौन है? CD। इस साइड साइड्स कौन है? AC और AD, तो AC/AD। इसकी इस साइड कौन कौन साइड है? BC और BD, तो BC/BD। अब AC/AD मस्ट बी इक्वल टू BC/BD, ठीक है। इसका प्रूफ हम क्लास में डिस्कस किए थे। तो यहाँ पर हमको AC का वैल्यू दे रखा है 8, AD का वैल्यू 4, BC का वैल्यू
नहीं हो, बीसी और बीडी का तो हमको रेशियो निकालना है, दैट्स ऑल। तो यहाँ पर आप क्लियर देख रहे हो, दिस इज 2/1, तो 2:1 मस्ट बी द आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल था, आपको बस वो एंगल बाइसेक्टर वाला जो प्रॉब्लम था उसको याद करना था। ठीक है, ओके। अब ये तो एपी में डायरेक्ट बोल दिया है कि ये जो टर्म्स है एपी में है। अब अगर A1 A2 और A3 एपी में होते हैं तो इनका कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? A2 minus A1 मस्ट बी इक्वल टू A3 minus A2। ठीक है, अब A2 minus A1, तो यहाँ पर A2 कौन है? 2x+1 माइनस A1 कौन है? ये, तो माइनस ऑफ एक्स एंड माइनस ऑफ 2, क्योंकि दोनों को माइनस किया जा रहा है। दिस मस्ट बी इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू A3 minus A2, so A3 is x+6 माइनस A2, तो माइनस इन दोनों को माइनस करोगे 2x minus 1, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? 2x minus x, x 1 minus 2 minus 1, x minus 2x minus x 6 minus 1 5, x को x साइड लेके जाओ, कांस्टेंट को x साइड लेके आओ, x का वैल्यू 3, क्या है? ओके, तो x is 3, जस्ट द कॉन्सेप्ट। इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन अबव x एक्सिस एट 5 units फ्रॉम द x एक्सिस। ठीक है, अब ये थोड़ा सा ज्योमेट्रिक है। ओके, लेट मी सी, क्या मैं लाइन इंसर्ट कर सकता हूँ? चलो ठीक है, सॉरी, लेट मी मूव टू दिस। ओके, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अब अगर लाइन हॉरिजॉन्टल है तो x एक्सिस के साथ पैरेलल होगा ही होगा। ठीक है, और बोला है कि x एक्सिस के ऊपर हॉरिजॉन्टल एंड अबव x एक्सिस, तो यहाँ कहीं होगा। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल है, मतलब x एक्सिस के साथ पैरेलल है। अब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज y इक्वल्स टू b फॉर्म। जो y है वो y मस्ट बी इक्वल टू, बस इतना ही होना चाहिए उसमें, तो इसका लाइन y इक्वल टू समथिंग होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये तो दोनों कैंसिल हो गया, बच गया ये दोनों। अब कैसे डिसाइड करो दोनों में से कौन है? यहाँ पर बोला अबव x एक्सिस एट 5 यूनिट्स फ्रॉम x, x एक्सिस से 5 यूनिट ऊपर। ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेट हुआ क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली 0,5, क्योंकि यही ये एक ऐसा पॉइंट है जो x एक्सिस से 5 यूनिट ऊपर है फ्रॉम द ओरिजिन। दैट मीन्स ये जो लाइन है 0,5 से पास कर रहा है, इस लाइन में आप y का वैल्यू पुट कर दो, मतलब तो ये क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू 5, मतलब b का वैल्यू 5 हो जाएगा। तो ये जो सॉल्यूशन है, दिस मस्ट बी इक्वल टू y इक्वल्स टू 5, ये जो लाइन का इक्वेशन है, दिस मस्ट बी इक्वल टू y इक्वल्स टू 5। अगर ये बोला होता बिलो द x एक्सिस, सेम यूनिट बट बिलो द x एक्सिस, तो हम इसको कंसिडर करते हैं x एक्सिस के नीचे, तो इधर कहीं होगा 0,-5 ही होगा, बिकॉज नीचे तो y नेगेटिव ही होता है, हॉरिजॉन्टल होगा। थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करना है। हॉरिजॉन्टल मतलब x एक्सिस के पैरेलल, एवर मतलब y पॉजिटिव, टेक द पॉजिटिव वैल्यू, जितना एंड ऊपर होगा उतना ही y का वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, ओके, मूविंग टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, व्हिच इज बेटर इन्वेस्टमेंट। अभी देखो, बेटर इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? जिसमें रिटर्न ज़्यादा हो। तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था शेयर्स इन डिविडेंड्स में, कि मार्केट वैल्यू इंटू रिटर्न परसेंट या रेट ऑफ रिटर्न इक्वल्स टू नॉमिनल वैल्यू इंटू रेट ऑफ डिविडेंड या D%। तो हमको रिटर्न परसेंट कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा नॉमिनल वैल्यू इंटू D% अपॉन MV, दैट इज मार्केट वैल्यू। अब देखो फर्स्ट केस में, ये फर्स्ट केस मान लेते हैं और ये सेकंड केस मान लेते हैं।
फर्स्ट केस में जो डिविडेंड परसेंट है 15% है, जो नॉमिनल वैल्यू है 100 है और जो मार्केट वैल्यू 120 है। तो नॉमिनल वैल्यू इंटू 15% अपॉन 120, तो दिस इज 25 जा 26 जा फ्रैक्शन में आ गया। ओके, 3 2 जा 3 5 जा 25/2 दैट इज 12.5%। देखो मैंने इस परसेंट को हटाया नहीं क्योंकि मुझे परसेंट ही चाहिए आंसर में। अगेन इस केस में क्या हो जाएगा, रिटर्न परसेंट, यहाँ आर परसेंट, यहाँ भी आर परसेंट, क्या हो जाएगा मार्केट वैल्यू कितना है, सॉरी नॉमिनल वैल्यू कितना है 100, रेट ऑफ डिविडेंड 12%, market value 150. Okay, so 5 3s are 5 2s are 3 4s are, so ये आ गया 8%। ओके, 53 जा 150, 52 जा 100, 3 4 जा, तो ये 8%। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि इसका जो रेट ऑफ रिटर्न है, रिटर्न परसेंटेज ज़्यादा है, तो फर्स्ट वन इज द बेटर इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट वही बेटर होता है जिसमें हमको रिटर्न ज़्यादा मिलता है, तो रिटर्न परसेंटेज कैलकुलेट करना था। ओके, सो मूविंग टू नेक्स्ट। अब यहाँ बोला है कि इफ 2n - 3 आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशंस, तो ये भी रूट बोला है, मतलब फैक्टर थ्योरम के बारे में बोल रहा है। रूट है मतलब हम x के जगह पे इन वैल्यूज को पुट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब देखो दोनों में से कौन सा वैल्यू पुट करें, क्योंकि यहाँ दो वैल्यूज पुट करेंगे फिर MCQ ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। बस सोचो कि 4m + n कैसे मिलेगा। ठीक है, 4 कैसे मिलेगा m के साथ, जब x का वैल्यू 2 हो तो x का वैल्यू 2 ही पुट करेंगे ना, -3 क्यों पुट करेंगे। m into this equals to 0, 4m - 6 + n equals to 0, ये आ गया 4m + n equals to 6, तो द आंसर इज 6। ओके, जस्ट थोड़ा सा ऑब्जर्वेंस का बात है, हमें 4m चाहिए तो m के साथ 4 चाहिए, तो -3 का कुछ काम ही नहीं, तो 9 हो जाएगा। ओके, नाउ सी दिस इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर हमारे पास अगर a/b इज इक्वल टू c/d इज इक्वल टू e/f, तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर इनका वैल्यू k है तो न्यूमरेटर्स, मतलब इनके जो न्यूमरेटर्स होंगे क्या होंगे, a/b c/d। अगर ये तीनों का वैल्यू बराबर है तो इनका जो न्यूमरेटर का सम है और जो डिनोमिनेटर का सम है उनके रेशियो भी उसी के बराबर होंगे। तो यहाँ पर ऑब्जर्व करो ना, a न्यूमरेटर में है, d भी न्यूमरेटर में है और e भी न्यूमरेटर में है, a + d + b डिनोमिनेटर में है, c डिनोमिनेटर में है और f भी डिनोमिनेटर है, तो b + c + f। तो न्यूमरेटर ऊपर है सारे, डिनोमिनेटर नीचे है, और इनका वैल्यू कितना है 3:2, तो इसका वैल्यू भी 3:2 ही आना चाहिए। तो असर्शन भी सही है और रीजन भी सही, so the A must be the correct answer. Okay, so I hope MCQs में जो कुछ भी डाउट्स होंगे, बेसिक डाउट्स, वो सारे आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपके डाउट्स रहते हैं तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हो। थैंक यू एंड गुड बाय।